हेलो फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों 129 से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/6। 1/6 हो जाएगा। आप लोग चेक कर लें। लोलक की काला अवधि कितनी होती है? तो समय के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की जो काला अवधि होता है वह समय के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने से जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ दाब बढ़ जाता है। लंबाई बढ़ जाने से उसकी क्या होता है, गर्मियों में लंबाई बढ़ जाने से वह सुस्त हो जाती है। चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। आप लोग चेक कर लें। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना % बढ़ जाएगा? तो आवर्तकाल की स्थिति क्या होगी? इसमें मेन क्वेश्चन यही कह रहा है। तो 4% बढ़ा दी जाए तो उसकी लंबाई हो जाएगी 2% बढ़ जाएगी। 4% बढ़ा दी जाए, किसी सरल लोलक की लंबाई को 4% बढ़ा दिया जाए तो उसकी आवर्तकाल जो होता है, आवर्तकाल 2% बढ़ जाता है। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या रहेगा? तो दुगुना हो जाएगा। लोलक की लंबाई को 4 गुनी कर दी जाए तो उसके झूलने का समय 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साधारण घड़ियाँ गर्मियों में धीरे चलती हैं क्योंकि साधारण जो घड़ी होती है वो गर्मी में धीरे चलती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ढोलन जो होता है, ढोलक जो होता है घड़ी का, जो पेंडुलम होता है उसकी लंबाई बढ़ जाती है और आवर्तकाल कम हो जाता है। इसलिए साधारण घड़ियाँ गर्मियों में धीरे चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी कर दी जाए। लोलक जो घड़ी होती है उसकी लंबाई को चौगुनी कर दी जाती है तो उसकी समय अवधि क्या होगी? तो चौगुनी हो जाएगी, उसकी लंबाई चौगुनी हो जाएगी तो उसकी समय अवधि दोगुनी हो जाएगी। एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित किससे संबंधित है? हुक्स लॉ किससे है? तो हुक्स लॉ प्रत्यास्थता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तेल जल के ऊपर फैला रहता है, क्या कारण है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। तेल का पृष्ठ तनाव जो होता है वो जल से कम होता है, इसलिए तेल फैला रहता है। तेल पानी पे फैला रहता है। द्रव की बूंदे की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव। द्रव की जो बूंदे होती है उसका गोला होने का कारण होता है, वहीं पृष्ठ तनाव होता है। नेक्स्ट, वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होती है? तो वहीं सतही तनाव या पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 140 नंबर है क्वेश्चन। 140 आइए। द्रव की बूंदे द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की निम्नलिखित गुण के कारण होती है। तो पृष्ठ सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने का गुण वही पृष्ठ तनाव के कारण होता है। चलिए 141 में चलेंगे हम। 141 कह रहा है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, इसका कारण क्या है? तो वही वही जो मच्छर का लार्वा होता है ना, लार्वा के सांस में बाधा डालता है। लार्वा जो बच्चा होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो लार्वा के सांस में बाधा डालता है, इसलिए पानी के ऊपर मिट्टी के तेल डालने से मच्छर कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का क्या कारण है? तो वही कारण है, इसका पृष्ठ तनाव कारण है। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरसात की बूंदों के गोलाकार होने का क्या कारण है? तो वही पृष्ठ तनाव है। वर्षा की बूंदा गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुई का पानी के ऊपर तैरने का क्या कारण है? तो वही है सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं।
कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो वही पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। एक ही क्वेश्चन को बहुत तरह से बोला गया है इसमें। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जो है जल के ऊपर सरफेस टेंशन के चलते नाचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि जब ब्रश को पानी में डुबाया जाता है तो बाल आपस में चिपक जाते हैं, किसके कारण होता है ऐसा? वहीं पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण होता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? साबुन को जैसे ही हम जल में घोलेंगे तो जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसके चलते कपड़ा क्या हो जाता है? कपड़ा जल्दी से उसका धोआ जाता है, साफ़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा की बूंदे की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो वहीं पृष्ठ तनाव है। बहुत तरह से क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। इसके बाद हम देखेंगे, अपमार्जक मैले कपड़ों से साधारणतः तेल व गर्द निकाल देते हैं, क्या कारण है? अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। तो ए सही है और परंतु आर गलत है। अपमार्जक जो होता है ना, जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, नहीं। अपमार्जक जो होता है जल का पृष्ठ तनाव को घटा देता है, और घटा देने के चलते कपड़ा में जितने प्रकार के मैल होते हैं उसको सरलतापूर्वक तेल और जितना भी तेल होता है, चाहे गर्दा होता है, सबको ख़त्म कर देता है। यही कारण है इसका। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? तो जल में पृष्ठ तनाव होता है, इसलिए वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। जल में पृष्ठ तनाव होता है, इसलिए गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यदि केश नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए, केश नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो उसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या होगी? तो केश नली जिससे पानी को चढ़ाया जाता है, केश नली का व्यास को दुगुना कर दिया जाए तो उसमें चढ़ने वाले जल का सतह की ऊंचाई आधी रह जाएगी, हाफ 1/2 रह जाएगी। श्यानता की इकाई क्या है? वही श्यानता, विस्कोसिटी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, श्यानता की इकाई है पॉज। तो सबसे ज़्यादा श्यानता का मतलब होता है गाढ़ा। जैसे सबसे ज़्यादा श्यानता किस में रहता है? तो मध्य में रहता है, मध्य जिसको हम शहद बोलते हैं। तो उसका इकाई क्या होती है? तो उसकी इकाई पॉइज होते हैं, पॉइज में उसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पाएंगे, जब दो भिन्न व्यास के केश नली को, यानी दो ठो केश नली को हम लगा देंगे अलग अलग व्यास की, तो लगा देंगे किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डूबने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होती है? तो कम व्यास वाले केश नली में अधिक होती है। यानी दो ठो लगा देंगे अलग अलग व्यास पर, जिसमें कम अगर होगा तो उसमें क्या करेगी? केश नली के ऊपर अधिक हो जाएगी, कम व्यास वाले केश नली में अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, क्या कारण है? कैपिलरिटी क्रिया के कारण होता है। कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरते रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह किसके सिद्धांत पर आधारित है? इसको याद कर लेंगे। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत दिए थे। आर्किमिडीज का कहना था कि पानी में जिस दाब से हम किसी वस्तु के माध्यम से हम बल लगाते हैं, तो पानी भी उसी माध्यम से क्या करता है? बल लगाता है, नीचे से ऊपर लगाता है, जिसके कारण संतुलन होता है। यही कारण है कि बड़े बड़े जहाज नहीं डूबता है पानी में, नाव नहीं डूबता है, सुई नहीं डूबता है। सुई डूब जाती है क्योंकि क्या है? क्योंकि उसका जो होता है ना, घनत्व तो कम होता है, उसका आयतन बहुत कम होता है, जिसके चलते वह सुई डूब जाती है। और आर्किमिडीज का सिद्धांत फॉलो होता है, जहाज नहीं डूबता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। चलिए, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वहीं पल्लवन के नियम जो होता है ना, पल्लवन के नियम से आर्किमिडीज का नियम संबंधित है। पल्लवन लॉ याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है, यानी किसी वस्तु को हम द्रव में, पानी में आंशिक रूप से या पूर्णतः रूप से डुबाते हैं, तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है, भार में कमी होती है, तथा उसके भार में
आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत आर्किमिडीज महोदय ने दिए थे। आर्किमिडीज का सिद्धांत इसको बोलते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत। उत्प्लावनता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो उत्प्लावनता से संबंधित वैज्ञानिक वही उत्प्लावनता जो का नियम है वो आर्किमिडीज महोदय ने दिए था, आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा, द्रव यानी पानी में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो किस चीज़ पर निर्भर करती है? तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। ठोस द्वारा यह निर्भर करती है कि अगर जहाज है उसके द्वारा कितना हटाया जाता है, सुई है उसके द्वारा कितना हटाया जाता है, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें कह रहा है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का क्या कारण है? जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के नहीं तैरने का कारण यह है कि लोहे का विस्थापन जल का भार लोहे के भार से कम होता है। जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े नहीं तैरते हैं, क्योंकि लोहे का भार अधिक होता है, जिसके चलते वह जल में क्या होता है? डूब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। अगर आप अपने आयतन के सेम प्रोसेस में अपने आयतन के बराबर अगर पानी हटाती है तो कोई नाव आसानी से डूब जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? आर्किमिडीज जो पल्लवन का नियम दिए थे वह किस देश के थे? वह ग्रीस के थे। कहाँ के थे? तो ग्रीस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे, 3 पात्र है यहाँ पे देखा गया है, 3 पात्र है ए बी सी। एगो में जल भर देते हैं, दूसरा में हम पारा भर देते हैं और तीसरा में मिट्टी का तेल भर देते हैं। ठीक है, 3 बर्तन है, पात्र है, ए में जल, दूसरा में पारा और तीसरा में मिट्टी का तेल भर देते हैं और तीनों पात्रों के आधारों पर समान टोटियाँ लगा दी जाती है। उसका आधार पर समान उसके नीचे में टोटी लगा दी जाती है। यदि तीनों टोटी एक साथ खोली जाए यानी ढक्कन लगा दी जाती है, तीनों टोटी एक साथ खोली जाए तो कौन सा पात्र सबसे पहले खाली होगा? तो इसका बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। इसमें ए बी सी तीनों एक साथ अगर खोला जाए तो सबसे पहले कौन खाली होगा? तो इस क्वेश्चन को आप लोग बताएं, इस क्वेश्चन को बताएं। इसमें मेरे तरफ से लग रहा है कि अगर एक में जल भरा जाए, पारा, मिट्टी का तेल, तो सबसे पहले इसमें पात्र ए, पात्र बी यानी तीनों सबसे पहले खाली होंगे। इसको कमेंट करके बताएं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, एक ही पदार्थ से बने चार प्रकार के तार, वायर, जिसकी बीमाएँ नीचे दी गई हैं, अलग अलग वाट एक ही भार से खींचे जाते हैं। उनमें से एक से अधिक तरंग दर्ज होती है। तो 3 मीटर लंबाई और 1.5 मीटर व्यास वाले तार की अलग अलग तरंग दर्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर एक व्यक्ति कार में जो विराम में है बैठा हुआ है तथा सड़क से कार के चार पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है, जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो पहियों में प्रत्येक प्रतिक्रिया से क्या परिवर्तन होगा? वह क्या? तो वह आर के बराबर। प्रतिक्रिया अगर आर है तो जो भी प्रतिक्रिया होती है तो प्रतिक्रिया के बराबर ही होती है। इसको याद कर लें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस पर विचार कीजिए? जेट इंजन तो जेट इंजन जो होता है ना, जेट इंजन वही जो आकाश में उड़ते हैं, जेट विमान जो होते हैं, तो जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है। कहाँ की वायु का प्रयोग करता है? तो परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त होता है। जेट इंजन जो होता है ना, ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें कह रहा है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? बताएं इसका।
तो इसको समझ लें, जब पानी के गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा अगर तैर रहा है तो बर्फ़ अगर पिघल जाएगी तो पानी के स्तर में कोई प्रभाव इतना नहीं हो, कोई प्रभाव दिखने को नहीं मिलेगा, सेम उतना ही का उतना ही रहेगा पानी। ऐसे ऐसे लगेगा कि बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई होता है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है, जिससे बहुत दूर की वस्तु, सूरज की दूरी, चंद्रमा की दूरी, ये सब प्रकाश वर्ष में ज्ञात किया जाता है, क्योंकि बहुत इसका दूरी, ज़्यादा डिस्टेंस की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, लोलक की काला अवधि किस पर निर्भर करती है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक जो होता है ना, लोलक, घड़ी का लोलक, तो वह काला अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती है? तो पहले पढ़ाए हैं, इसका होता है पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाता है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? अधिक हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा कि गोलाकार हो जाएगा कि वहीं रहेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा वहीं रहेगा, वहीं रहेगा। भारहीनता की स्थिति में वहीं रहेगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। केश नली में जल जो होता है ना, जल की अपेक्षा तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। तरल जो होता है ना, तरल पदार्थ कोई होता है, उसका पृष्ठ तनाव, उसका सरफेस टेंशन जो होता है वह जल के, वाटर के सरफेस टेंशन से अधिक होता है। यही कारण है कि केश नली में जल के अपेक्षा तरल, कोई लिक्विड का अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का आकार क्या रहेगा? वहीं रहेगा। इसको बताए हैं, अगर एक गिलास में अगर बर्फ़ का टुकड़ा डाल देंगे तो और जैसे ही बर्फ़ पिघलेगा तो क्या रहेगा? तो पानी का जो पानी का जो आकार रहेगा वह वहीं के वहीं रहेगा, बढ़ेगा ना घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने गति का 3 नियम था, फर्स्ट लॉ ऑफ गति का 3 नियम, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता, न ही विनाश किया जाता। ऊर्जा का संरक्षण आशय है। ऊर्जा का संरक्षण का आशय क्या होता है? तो ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर तैरते रहता है? तो समुद्र में इसका उत्तर 1/9 होना चाहिए, जबकि 1/6 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको चेक करें और कमेंट में डालें, इसका 1/9 होना चाहिए। 1/9 समुद्र के पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से? 1/9 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे हम। पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल जो होता है प्रेशर की इकाई है। प्रेशर, इसको बोलते हैं दाब, बोलते हैं प्रेशर। पास्कल प्रेशर, पास्कल दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे, 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है, बराबर होता है किसके? तो 0.1 बार के बराबर होता है। 0.1 बार के बराबर होता है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है, 0.1 बार के बराबर होता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूसेक से जल का बहाव की मात्रा को मापा जाता है। क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है, जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। कहाँ पर होता है? तो किसी पिंड का जो भार होता है वह सबसे ज़्यादा उसका महसूस होता है। हम ही लोग चल जाएंगे अगर ध्रुव पर चल जाएंगे, अभी हम लोग इक्वेटर पर उसका समतुल्य होता है, अगर ध्रुव पर जैसे जाएंगे तो किसी भी वस्तु का भार वहाँ पे अधिक हो जाएगा। सर आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं?
जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या हो जाएगा? तो उसका भार घट जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण की कमी है। वहाँ पर हमेशा किसी चीज़ का किसी भी वस्तु हो, चाहे आदमी भी जाता है, तो उसका भार कम हो जाता है। यही कारण है कि वहाँ पे कोई भी चीज़ को उछालते हैं तो वह 4-5 स्टेप जंप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, इसमें मिलान करना है। उच्च वेग का मात्रक होता है, तो इसका उच्च वेग का मात्रक इसका हो जाएगा, उच्च वेग का मात्रक हो जाएगा मैक हो जाएगा। उसके बाद तरंग दैर्घ्य का हो जाएगा एंगस्ट्रम हो जाएगा। उसका दबाव का होता है, दबाव का क्या हो जाएगा? दाब का पास्कल हो जाएगा, ऊर्जा का जूल हो जाएगा। इसका सामने हो जाएगा। उच्च वेग का मैक हो जाएगा, उच्च वेग का मात्रक मैक हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रम हो जाएगा, दबाव का पास्कल हो जाएगा, तथा ऊर्जा का जल हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा जल। सुमेलित करना है। एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। क्या करता है? भू स्थिर उपग्रह कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र प्रभाव से होता है, जो क्या होता है? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से होता है। पृथ्वी द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, तो किस चीज़ से मिलती है? तो स्वचालित यानी जो चाबी घड़ी जो होती है ना, चाबी घड़ी, उसमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? उसमें तो बैटरी नहीं रहता है। तो चाबी घड़ी जो भी होती है तो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से, स्वचालित हाथ के विभिन्न संचालन से उसको ऊर्जा मिलती है, जिसके चलते वो हमेशा चलते रहते हैं। यही कारण है कि अगर चाबी घड़ी को खोल के रख दिया जाता है तो वह बंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं, तो हमें महसूस होता है। तो बाल्टी की सतह से ऊपर भारी हो जाता है। बाल्टी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। सतह में अगर बाल्टी जब तक कुआं में रहती है, कुआं के अगर पानी के ऊपर रहती है तो हल्का प्रतीत होती है, और जैसे ही कुआं से ऊपर खींचा जाता है तो वह क्या हो जाता है? तो वह भारी हो जाती है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है, इसका कारण क्या है? जो पीसा की झुकी हुई मीनार है वह नहीं गिरती। इसका कारण है कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर लगती है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो रबड़, गीली मिट्टी तथा प्लास्टिक और स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ मतलब क्या होता है? प्रत्यास्थ मतलब होता है कि कोई वस्तु कितना लमराया जाता है। तो रबड़ भी एक सीमा होती है, टूट जाती है। गीली मिट्टी तो एकदम टूट जाएगी, प्लास्टिक भी टूट जाएगी। उसका स्टील का प्रत्यास्थता सबसे अधिक होता है, याद करें। एसएससी सेक्शन ऑफिसर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। तुल्यकारी उपग्रह की परिक्रमा अवधि होती है। तुल्यकारी उपग्रह की परिक्रमा अवधि 24 आवर होती है। ये एसएससी सेक्शन ऑफिसर क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तुल्यकारी उपग्रह की परिक्रमा अवधि किस में होती है? तो 24 आवर होती है। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित होता है, तो कौन सी ऊर्जा भंडारित होता है? तो स्थितिज ऊर्जा घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित होता है, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का क्या कारण है? अंतरिक्ष यान में अगर कोई बैठता है, अंतरिक्ष यान या झूला में कोई बैठता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो भारहीन महसूस करता है। यही कारण है। क्या कारण है इसका? तो कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। कक्षा में जो त्वरण होता है ना, उसके बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है उसके बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब क्या हो जाता है? एकाएक कम हो जाता है, तब तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। जब एकाएक 100 से अगर 10 पर चल आता है वायुमंडलीय दाब, तूफान, तो वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल का मेजरमेंट 100 से सीधे कम हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको तूफान आने का संकेत। अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम फ्रेश होने का संकेत देता है, और अचानक गिर जाता है तो तूफान आने का संकेत देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडा मृदु जल में डूब जाता है। अंडा क्या होता है? अंडा मृदु जल में डूब जाता है, किंतु नमक के जल में, नमक के घोल में तैरने लगता है। यानी कि समुद्र में अंडा गिराने पे क्या होता है? वह तैरने लगता है। नमक के घोल में भी अंडा तैरने लगता है, लेकिन सिंपल जल में क्या होता है? सिंपल जल में डूब जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि नमक के घोल का घनत्व, नमक के जो घोल होता है ना, उसके घनत्व, उसके डेंसिटी अंडे के डेंसिटी से अधिक होता है। अंडे के डेंसिटी से अधिक होता है, इसलिए क्या होता है? अंडे नहीं घुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करनी चाहिए? अपने बाएं हाथ, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे। अगर कोई व्यक्ति घूम रहा है, अगर कोई व्यक्ति घूम रहा है, क्या किसी भी चीज़ पर घूम रहा है, तो उसकी गति को कम करने के लिए हाथ को अगर जैसे फैलाएगा तो उसकी गति कम हो जाएगी। ये भी एसएसजी संयुक्त, ये भी सेक्शन ऑफिसर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का मान क्या होता है? तो 15 मीटर प्रति सेकंड होता है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का मान कितना होता है? तो 15 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें कह रहा है न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है? न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक होता है। ऊर्जा का, त्वरण का भी नहीं होगा, बल का भी नहीं होगा, शक्ति का भी नहीं होगा, किसका होगा? तो ऊर्जा का होगा। न्यूटन मीटर ऊर्जा, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पानी के ऊपर तेल फैलता है, इसका कारण क्या है? तो वही हम पहले ही बताए हैं, तेल का पृष्ठ तनाव पानी के पृष्ठ तनाव से कम होता है। इसी कारण पानी के ऊपर जो होता है ना, तेल फैलने लगता है। नेक्स्ट, दूध से मक्खन निकालने पर क्या होता है? तो दूध का घनत्व जो होता है ना, बढ़ जाता है। दूध का घनत्व बढ़ जाता है, तो इसलिए दूध से मक्खन निकाला जाता है, दूध का घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे, जल की बूंदें किस कारण से गोलीय होती है? जल की बूंदें किस कारण से गोल होती है? तो वहीं सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है, तो जड़त्व आघूर्ण जो बल का परिभाषा इसका होता है 2ke/ओमेगा² के बराबर होता है। चलिए इसके बाद हम फिर अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन में। चंद्रमा का वायुमंडल नहीं होता। चंद्रमा पर जो होता है ना, वायुमंडल नहीं होता। इसका कारण क्या है? तो वहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल्य से कम होता है। उनके वर्ग माध्य मूल्य से कम होता है, इसलिए चंद्रमा पर क्या होता है? एटमॉस्फेयर नहीं पाए जाते हैं। एक हॉर्स पावर एचपी कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर एक एचपी होता है। एक हॉर्स पावर होता है, जिसको कोई भी मशीन होता है ना, पाठ पुर्जा होता है, तो उसको हॉर्स पावर में मेजर करते हैं। 746 वाट का एक हॉर्स पावर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। तो इसको, ये न्यूमेरिकल है, इसको अगर बनाएंगे कैलकुलेशन करके तो 10 मीटर प्रति सेकंड आएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो गतिज ऊर्जा की नहीं है, कार्य का भी नहीं है, ऊर्जा का भी नहीं है, बल की इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। न्यूटन मीटर गतिज ऊर्जा की, बल की इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। नेक्स्ट, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी पर दौड़ता है। जो धावक होता है वो लॉन्ग जंप करने से पहले से दौड़ के आता है। या क्रिकेट का बॉलर जो होता है ना, बॉल फेंकने से पहले बहुत दूर से आता है दौड़ते दौड़ते। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है कि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़त्व जो होता है उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करते हैं। गति जड़त्व ज़्यादा दूरी तय करने में मदद होती है, इसलिए बॉलर या धावक या लॉन्ग जंप करने वाला कोई भी आदमी बहुत दूर से गति को अपने तैयार कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर को एक भवन के शिखर से यानी ऊंचाई से अगर गिराया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोनों पत्थर ज़मीन पर एक साथ पहुंचते हैं। दोनों पत्थर जो होता है वह ज़मीन पर एक साथ पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? तो सबसे
कम स्वच्छ जल का भी ज़्यादा होता है, नमकीन जल का भी ज़्यादा होता है, मरकरी का भी ज़्यादा, पारा का भी ज़्यादा होता है, लेकिन पेट्रोल का घनत्व तो सबसे कम होता है। पेट्रोल का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, सबसे कम होता है। कोणीय वेग और रेखीय वेग के अनुपात की बीमा क्या होती है? तो इसका बीमा होती है m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर 0 होता है। कोणीय वेग और रेखीय वेग की बीमा होती है, डायमेंशन होती है mlt। l के पावर केवल 0 कहते हैं, 1 कर देंगे, बाकी दोनों के पावर 0 करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे बर्नौली का सिद्धांत जो होता है किस पर? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर बर्नौली का प्रमेय आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस घटना का कारण क्या है? तो इस घटना का कारण है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल होता है, तो कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना जो होता है वह ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्रिया और अभिक्रिया। क्रिया और अभिक्रिया क्या है? तो दोनों सही है, क्रिया और अभिक्रिया दोनों सही होती है। प्रकाश वर्ष किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष से दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष से किसको? तो दूरी को मापा जाता है, प्रकाश वर्ष से दूरी को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 212 है, 213। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रम क्या मापता है? एंगस्ट्रम से हम तरंग दैर्घ्य को मापते हैं। एंगस्ट्रम से हम क्या मापते हैं? तो तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम से मापते हैं। 12 हो गया, 13 हो गया, 14 देख रहा है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो वह न्यूटन ने दिया। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया, न्यूटन। चलिए इसके बाद से थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, इसके बाद हम फिर से चलते हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम हीट में चलेंगे। हीट ऊष्मा जो है, ऊष्मा चैप्टर से इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल क्या हो जाती है? अणुओं की चाल बढ़ जाती है। अणुओं की चाल क्या हो जाती है? तो अणुओं की चाल बढ़ जाती है। इसको देखेंगे, अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। वस्तु को गर्म करने पर उसको अणुओं की चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु का ताप किसका सूचकांक है? उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचकांक है। उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचकांक है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचकांक है? तो उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचकांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की संपर्क करने पर ऊष्मा इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसमें कह रहा है कि अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी। कम टेम्परेचर की वस्तु से उस वस्तु में प्रभावित होगी। वस्तु का ताप सूचित करता है, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु से उसमें प्रभावित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का क्या अर्थ होता है? उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है कि ताप में वृद्धि का अर्थ होता है तो उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। ठंडा किया जाता है तो घट जाती है, और ज़्यादा किया जाता है, गर्म किया जाता है तो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो रॉमफोर्ड ने दिया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रॉमफोर्ड ने दिया। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रॉमफोर्ड ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कर रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? बर्फ़ के दो टुकड़ों को डेवी ने बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में घिस करके पिघला दिया। डेवी ने बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है, कार्य जो है ऊष्मा में बदलता है, या ऊष्मा कार्य में बदलती है, तो
तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान कितना होता है? तो इसका मान उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो कौन सही है? तो W/Q इज इक्वल टू जूल होता है। W/Q इज इक्वल टू जूल होता है। W/Q इज इक्वल टू जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जब कुछ पानी का आकार जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब क्या होता है? जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इस प्रक्रिया क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में। इस प्रक्रिया को यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य ताप पर किसी पात्र में जल को यदि भारयुक्त मंथन करते हैं तो उसमें से ताप में वृद्धि होगी। सामान्य ताप पर पात्र में जल को यदि भारयुक्त करते हैं, जल को यदि भारयुक्त मंथन चर्निंग करते हैं तो उसके ताप टेम्परेचर में वृद्धि होगी। उसका टेम्परेचर में क्या होगी? वृद्धि होगी। नेक्स्ट, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। झरने में जब जल जो होता है ऊंचाई से गिरता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊष्मा का SI मात्रक होता है जूल। ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो कैलोरी भी है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है, जूल है तथा किलो कैलोरी है। डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है, डिग्री सेल्सियस नहीं है। ताप का SI मात्रक क्या होता है? तो ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। ताप का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10 के पावर 3 जूल। 4.2 × 10 के पावर 3 जूल। 4.2 × 10 के पावर 3 4.2 × 10 के पावर 3 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसका रहा है कि किसी विशाल झरने की तल्ली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है। उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में तापक्रम टेम्परेचर झरने के टेम्परेचर अधिक होता है। क्या कारण है? तो क्योंकि गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा ऊपर से गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा जो है ऊष्मा में परिवर्तन हो जाती है। गतिज ऊर्जा जो है ऊपर से गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में क्या हो जाती है? ऊष्मा में परिवर्तन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गर्मियों में टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है। ऊँट गर्मियों में टेम्परेचर 46 के पार कर जाने पर भी ऊँट जो है वो राहत महसूस करता है। इसका कारण क्या है? तो अपने शरीर के टेम्परेचर को 42 डिग्री तक बढ़ा सकता है। ऊँट जो है अपने शरीर के टेम्परेचर को कितना? 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकता है। नेक्स्ट, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बर्फ पर टेम्परेचर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। द्रव की अपेक्षा गैस अधिक प्रसार करती है। इसलिए द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है और द्रव तापमापी अधिक संवेदी होता है। नेक्स्ट, ताप युग में तापमापी यानी थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सीबेक के प्रभाव पर कार्य करता है। सीबेक के प्रभाव पर कार्य करता है। सीबेक के प्रभाव पर काम करता है। सीबेक के प्रभाव पर क्या है? ताप युग तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सीबेक के प्रभाव पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। पूर्ण विकिरण
उतापमापी से, पूर्ण विकिरण उतापमापी से, पूर्ण विकिरण उतापमापी से की जाती है, पूर्ण विकिरण उतापमापी से की जाती है। पूर्ण विकिरण उतापमापी यानी इसको बोलते हैं टोटल रेडिएशन पायरोमीटर उतापमापी। तो पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टीफन के नियम पर काम करता है। यहाँ पे अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है पूर्ण विकिरण, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप पूर्ण विकिरण उतापमापी से यानी रेडिएशन पायरोमीटर से पूर्ण विकिरण तापमापी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो स्टीफन के नियम पर काम करती है। स्टीफन के नियम पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट तक कह रहा है कि दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? सूर्य आदि का ताप पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का टेम्परेचर पूर्ण विकिरण उतापमापी के द्वारा ज्ञात किया जाता है। पूर्ण विकिरण उतापमापी के द्वारा ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। क्या कारण है? क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमान निम्न होता है। अल्कोहल का जो द्रव्यमानक जो होता है ना, द्रव्यमानक बहुत निम्न होता है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में टेम्परेचर के मापी द्रव के वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमान निम्न होता है। विकिरण पायरोमीटर से किसका तापक्रम मापा जा सकता है? विकिरण पायरोमीटर जो होता है बहुत उच्च तापमान से मापा जाता है। 500 डिग्री सेल्सियस तक के भी टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। विकिरण तापमान 500 डिग्री सेल्सियस के तापमान को मेजर कर सकता है विकिरण तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्मोकोल बनाया जाता है, तो थर्मोकोल दो अदृश्य धातुओं से बनाया जाता है। थर्मोकोल किससे बनाया जाता है? तो दो अदृश्य धातुओं के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट, सूर्य का ताप मापा जाता है, तो सूर्य का ताप पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। सूर्य का ताप पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। कथन ए और निष्कर्ष है इसमें। कह रहा है कि तापमापी में पारा का प्रयोग किया जाता है। तापमापी में पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अपारदर्शी तथा चमकदार होता है। अतः अंकित ताप के पठन में सुविधा होती है। ये है उसका पारा कांच पर नहीं चिपकता है इसलिए, तथा वाष्पशील नहीं है। तो दोनों में कौन सही है इसको हमको मेजर करना है। इसका है ए एवं आर दोनों सही है, ठीक है। तथा आर ए का स्पष्टीकरण है। फिर से इसको देख लेंगे। ये कह रहा है कि आर कह रहा है कि पारा कांच पर चिपकता नहीं है, तो रियल है। तथा वाष्पशील भी नहीं होता है। तापमापी में पारा का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यह पारदर्शी तथा चमकदार होता है। अतः अंकित ताप के पठन में सुविधा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो कौन सही है इसमें देखेंगे। F-32 बाई 9 इज इक्वल टू C/5 F-32/9 इज इक्वल टू C/5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक यानी BP तथा हिमांक होते हैं। सेल्सियस तापमान पर 100 डिग्री क्वथनांक 100 डिग्री तथा हिमांक 0 डिग्री। सेल्सियस तापमान पर 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जम जाता है तथा 100 डिग्री पर क्वथनांक उसका खौलने लगता है। क्वथनांक को खौलना बोलते हैं तथा 0 डिग्री पर जम जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कि क्वथनांक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है, तो -273 डिग्री -273 डिग्री सेल्सियस -273 डिग्री सेल्सियस। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है, तो -273 परम शून्य ताप -200 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 310 होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप 310 होता है। नेक्स्ट,
कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों एक ही होंगे? तो -40। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान एक ही होंगे, -40 डिग्री, -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेल्सियस होता है। न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का टेम्परेचर अगर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 100। फ़ारेनहाइट पर अगर 212 है तो सेल्सियस पर हो जाएगा 100 डिग्री। फ़ारेनहाइट पर 212 तो सेल्सियस पर 100 हो जाएगा। नेक्स्ट, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस पर 0 डिग्री 32 डिग्री के बराबर होता है। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के 32 डिग्री 32 के बराबर होता है। 0 डिग्री 32 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस पर यह होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री। फ़ारेनहाइट तापक्रम का सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का टेम्परेचर होता है तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट तापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते हुए पानी का टेम्परेचर 212 डिग्री 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस अगर दिल्ली में है तो मसूरी में भी जल का क्वथनांक मसूरी में भी 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, मनुष्य का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो फ़ारेनहाइट में 140 डिग्री हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में 140 है, 60 है मनुष्य का टेम्परेचर, सेल्सियस में 60 है तो फ़ारेनहाइट में 140 हो जाएगा। 60 140 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ताप पर फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक सेल्सियस तापमापी के पाठ्यांक के बराबर का दोगुना होता है तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक सेल्सियस तापमान का दोगुना होता है। सेल्सियस तापमान का क्या होता है? तो दोगुना होता है। फ़ारेनहाइट सेल्सियस तापमान का क्या होता है? तो दोगुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण क्या है? अचानक ही ग्लास जो होता है, ग्लास जो विस्तारित हो जाता है, अचानक ग्लास जो होता है ना विस्तारित हो जाता है। अचानक ग्लास जो होता है गर्म पानी को मोटे कांच के ऊपर छिड़कते हैं तो वह टूट जाने का कारण यही होता है कि अचानक ग्लास जो होता है विस्तारित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होता है? जल को 0 से 10 डिग्री तक तो पहले उसका आयतन घटता है और फिर बाद में बढ़ जाता है। पहले उसका आयतन घटता है और फिर क्या होता है? बाद में बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। 4 डिग्री सेल्सियस पहले घटता है और फिर बढ़ता है। जल को 0 से 10 करेंगे तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। अगर 10 से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है तो सबसे पहले 4 डिग्री सेल्सियस तक आएगा, तब जल का आयतन 4 डिग्री तक कम होगा, 4 डिग्री तक कम होगा, पहले कम होगा और फिर 4 डिग्री के बाद क्या होगा? बढ़ेगा। 4 डिग्री तक कम होगा फिर बढ़ेगा। नेक्स्ट,
साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? क्योंकि गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। गर्मी के कारण साइकिल के ट्यूब फट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शीशे की छड़ जो होता है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्यों नहीं बढ़ती है? तो अव्यवस्थित हो जाती है, इसीलिए शीशे की छड़ जो होता है ना, शीशे की छड़, इसकी लंबाई बढ़ जाती है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, इसकी चौड़ाई नहीं बढ़ती है, अव्यवस्थित होने के चलते। नेक्स्ट, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। जब लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोठर है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोठर है। जब धातु की गेंद को गर्म किया जाता है तो कोठर का आयतन कितना होगा? तो गेंद को धातु के आयतन उसका हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर क्या है? तो कोठर है। जब धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोठर का आयतन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर जो होता है ना फैलता है। नेक्स्ट, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है। इसका कारण क्या होता है? तो पाइप में पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो रेल पटरियों के बीच जोड़ पर एक छोटा सा स्थान गैप क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है। धातुएं जो होता है ना, वो गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन है, किसी झील की झील जो होता है, झील के सतह का पानी बस जमने वाला ही है। झील के सतह का ऊपरी परत का पानी जैसे ही जमने वाला ही है तो झील के अंदर जल का टेम्परेचर कितना होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। झील जो है ऊपर के सतह का पानी अगर जमने वाला है तो नीचे 4 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होगा। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ़ में बदल जाता है। शीतकाल में जब झील जो होता है ना, उसके ऊपरी सतह का पानी जब बर्फ़ में बदल जाता है तो जलीय जंतु जीवित रहते हैं। क्या कारण है? तो क्योंकि पानी का घनत्व तो 4 डिग्री पर अधिक होता है, 4 डिग्री पर अधिक होता है, जिससे बर्फ़ के सतह के नीचे पानी रहता है। 4 डिग्री पर अधिक रहता है जिससे बर्फ़ के सतह के नीचे भी पानी रहता है और पूरा नहीं जमता है, जिसके कारण नीचे की मछलियाँ जीवित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऊष्मा के संचरण यानी ट्रांसमिशन ऑफ हीट की विधि क्या है? तो चालन भी विधि है, विकिरण भी है, कंडक्शन है, रेडिएशन है तथा कन्वर्जन है, कन्वेक्शन है। ऊष्मा का संचरण ट्रांसमिशन ऑफ हीट की विधि क्या है? तो चालन है, विकिरण है, संवहन है, तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के गुण एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं आते हैं? तो चालन में। चालन विधि में पदार्थ के जो अणु होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं आते हैं। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं? चालन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? द्रव तथा गैस में संवहन की विधि द्वारा होता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चालन विधि के द्वारा नहीं है। ऊष्मा का संचरण द्रव तथा गैस में संवहन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है तो संवहन के कारण पानी गर्म होता है। विद्युत जो केतली होती है, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है किसके चलते? तो संवहन के चलते पानी गर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार तो विकिरण विधि द्वारा आती है। सूर्य की ऊष्मा विकिरण विधि के द्वारा, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊष्मा के हस्तांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है। तो विकिरण में माध्यम आवश्यक नहीं है, विकिरण में माध्यम आवश्यक नहीं है। ऊष्मा की हस्तांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है, तो विकिरण में माध्यम आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी विधि होती है, तो विकिरण। माध्यम जिसमें आवश्यक है ही नहीं, माध्यम जिसमें आवश्यक है ही नहीं वह विकिरण है, और इसके कण गति नहीं करते हैं वह भी विकिरण है। ऊष्मा का सबसे आसान चालक कौन है, तो चांदी है। चांदी ऊष्मा का सबसे आसान चालक चांदी है। नेक्स्ट, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। तांबा से अधिक होती है किसकी, ऊष्मीय चालकता जो होती है ना तांबा की, तो चांदी से तांबा से अधिक होती है चांदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोलोमीटर एक यंत्र है जो ऊष्मीय विकिरण को मापता है। ऊष्मीय विकिरण को मापता है कौन, बोलोमीटर जो है ऊष्मीय विकिरण को मापता है। बोलोमीटर जो है वह ऊष्मीय विकिरण को क्या करता है, मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। लकड़ी के तुलना में लोहा जो है ऊष्मा का सबसे ज़्यादा चालक होता है, इसलिए ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रायः देखा जाता है, तो लकड़ी के गुटके देरी से ठंडा होता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं कि घटेगा। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या हो जाएगी, तो गर्म हो जाएगी। बंद कमरे पर चलाने पर कमरे की हवा गर्म हो जाएगी। टेबल फैन जो है उसको बंद कमरे में चलाया जाए तो कमरे की हवा गर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिया जाए तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वही है, तो कमरा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, तो समुद्र का पानी जो होता है ना सबसे अच्छा सुचालक है। समुद्र का पानी जो है सबसे अच्छा ऊष्मा का सुचालक। ऊष्मा कह रहा है कि ऊष्मा का सुचालक समुद्र का पानी, गर्म पानी भी नहीं है, ठंडा पानी भी नहीं है, आश्रित पानी भी नहीं है, समुद्र का पानी ऊष्मा का सबसे ज़्यादा सुचालक है। नेक्स्ट, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। आणविक संप्रेषण के द्वारा, इसको दोस्तों कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पानी है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है, पानी है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पानी है। पारा, ईथर, बेंजीन दिया हुआ है ऑप्शन में, लेकिन सबसे अच्छा चालक पानी है। नेक्स्ट, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, तो अवरक्त। सूर्य जो है विकिरण का अवरक्त भाग को लेकर सोलर कुकर को गर्म करता है। अवरक्त भाग को लेकर सोलर कुकर को गर्म करता है। नेक्स्ट, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्योंकि क्या कारण है, क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। शरीर की जो ऊष्मा होती है ना उसको बाहर जाने से रोकते हैं, इसलिए हमें ठंडी गर्मी का महसूस होता है। नेक्स्ट, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है, तो ऊपर सफ़ेद नीचे काला। ऊपर सफ़ेद जो होता है ना, तो सफ़ेद सूर्य के लाइट को सूर्य गर्मी जो होता है ना उसको लौटा देते हैं, इसलिए धूप से बचने के लिए नीचे काला होना चाहिए और ऊपर उजला होना चाहिए। नेक्स्ट, अफ्रीका में काली त्वचा वाले व्यक्ति, अफ्रीका के जो काले त्वचा वाले जो व्यक्ति हैं ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं। काले त्वचा वाले व्यक्ति अधिक गर्मी महसूस करते हैं, क्योंकि काला रंग जो होता है ना ऊष्मा का अवशोषक होता है, ज़्यादा ऊष्मा सोख लेता है,
इसलिए गर्मी महसूस होता है। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है लेकिन दोपहर का होता है। क्यों? क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इसलिए क्या होता है, वह उतना गर्म नहीं होता है, जबकि दोपहर के बाद वह हाई गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। ग्रीष्म काल यानी गर्मियों के दिन में हमें सफ़ेद वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है। क्या क्या कारण है? सफ़ेद वस्त्र जो होता है वह ताप का कम अवशोषण करते हैं, इसलिए हमें गर्मी बहुत कम महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। जो ऊनी जो कपड़ा होता है अधिक गर्म होता है क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऊनी जो कपड़ा होता है वह ताप के सबसे अच्छे रोधक होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। नेक्स्ट। मनुष्य आर्द्रता में परेशानी अनुभव करता है। इसका निम्न में से कौन सा उपयुक्त कारण है? तो पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, इसलिए मनुष्य परेशानी अनुभव करता है। पसीना जो होता है ना आर्द्रता के कारण वाष्पित होवे नहीं करता है, इसलिए मनुष्य जो होता है गर्मी महसूस करता है। फायदम किसका मात्रक है? तो समुद्र की गहराई नापने की फायदम जो है समुद्र की गहराई, फायदम समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा रहता है तो ठंडे था। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति किससे मापी जाती है? तो वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा रहता है, जो ठंडे जल से भरा रहता है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। यह नियम होता है किरचॉफ्स लॉ का। अच्छे उत्सर्जक जो होता है ना, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होता है। अच्छे जो सबसे ज़्यादा खोता है वह सबसे ज़्यादा अवशोषित भी करता है। यह किरचॉफ्स लॉ है। टोटल हीट लॉ इज इक्वल टू टोटल हीट गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी कृष्णिका के एकाक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यह नियम स्टीफन का नियम है। किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यह स्टीफन का नियम है। स्टीफन का विकिरण नियम क्या कहता है? तो ई जो होता है ना, ई इक्विवेलेंट होता है टी के पावर 4। ई इक्विवेलेंट टी के पावर 4 किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम न्यूटन के शीतलन नियम है। यानी ठंडे होने की दर, यानी कोई वस्तु है वह ठंडे होने की दर जो होती है, ठंडे होने की दर वस्तु के चारों ओर के माध्यम के ठंडे होने के वस्तु के चारों ओर के माध्यम के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। चारों ओर के ठंडे के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम न्यूटन के शीतलन नियम है। न्यूटन के कौन नियम है? शीतलन नियम है। न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो, तापांतर बहुत ज़्यादा ना हो, इसलिए तभी लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है। गर्म जल जो होता है 90 से 80 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 से 70 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में भी 10 मिनट से अधिक लेगा। 10 मिनट से अधिक लेगा, इसका कोई एक्यूरेट लिमिट नहीं है। थर्मल फ्लक्स के आविष्कारक थे। थर्मल फ्लक्स के आविष्कारक कौन थे? तो थर्मल फ्लक्स के आविष्कारक डीवार थे। उसके बाद हम देखेंगे थर्मल फ्लक्स से ऊष्मा का क्षय
क्षय रोका जा सकता है चालन संवहन चालन विधि द्वारा, चालन संवहन तथा विकिरण विधि के द्वारा, चालन संवहन तथा विकिरण विधि के द्वारा फ्लक्स से ऊष्मा का रोका जा सकता है, ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्मल फ्लक्स की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है, थर्मल फ्लक्स की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है, क्या कारण है? तो विकिरण द्वारा होने वाले ऊष्मा, विकिरण द्वारा होने वाले ऊष्मा हानि को रोकने के लिए, विकिरण द्वारा होने वाले ऊष्मा हानि को रोकने के लिए थर्मल फ्लक्स की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है, थर्मल फ्लक्स की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि थर्मल फ्लक्स तरल पदार्थों को, थर्मल जो फ्लक्स होता है तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है, तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है, क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवारें तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से, प्रविष्ट होने से रोकती है। चमकदार जो उसकी दीवार होती है ना, उसकी दीवार जो होती है चमकदार होती है, वह बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें जैसे ऊष्मा को निकलने या प्रविष्ट होने से रोक देती है, यही कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस विधि से ऊष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लक्स की दीवारों पर कलाई की जाती है? तो विकिरण विधि द्वारा। किस विधि से ऊष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लक्स की दीवारों पर कलाई की जाती है? तो विकिरण विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा क्या कहलाती है? तो विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों कांच है, तांबा है, शीशा है, जल है। सर्वोच्च इसका मतलब विस्तार से उत्तर ऐसे है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए लगी ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो इसका दोस्तों बताएं। इसके बाद है दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। दिन के समय पृथ्वी समुद्र की अपेक्षा दिन होता है ना, दिन के अपेक्षा पृथ्वी जो है समुद्र की अपेक्षा बहुत अधिक गर्म हो जाती है। क्या कारण है इसका? तो क्योंकि जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बना होता है। जल जो होता है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, इसलिए जल से अधिक पृथ्वी गर्म हो जाती है दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जा सकता है। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए पानी का व्यवहार किया जा सकता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए पानी का व्यवहार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तापमापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। कहाँ पे होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न तापमापी परीक्षण किस ताप पर किया जा सकता है? निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जा सकता है? तो 196 डिग्री सेल्सियस पर निम्न तापी परीक्षण किया जा सकता है। 196 डिग्री सेल्सियस पर निम्न तापी परीक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। तो कहाँ होता है? तो न्यून तापमानों का अनुप्रयोग अंतरिक्ष यात्रा तथा चुंबकीय प्रथापन एवं दरमिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित को क्या कहते हैं? तो उसे सीधे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन पदार्थ होता है। तो कपूर भी ऊर्ध्वपातन होता है, अमोनियम क्लोराइड भी होता है तथा नेपथिन भी होता है, इसलिए उत्तर इनमें से सभी हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। यानी इसको गर्म करने पर डायरेक्ट इस तरल में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट वाष्प होकर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में
बदल जाता है तो उसे ऊष्मा पाकर, जिस टेम्परेचर पर कोई ठोस अगर है, अगर वो ऊष्मा पा करके द्रव में बदल जाता है तो उसे गलनांक बोलते हैं, गलनांक। क्वथनांक खोलता है, वाष्पन जो वाष्प में बदलता है, गलनांक जो गल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर ऊष्मा में बदलता है उसे क्या बोलते हैं? ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है, वाष्प में बदलता है तो उसे क्वथनांक बोलते हैं, वाष्प में बदलता है उसे क्वथनांक बोलते हैं, और जो द्रव में बदल जाता है उसे गलनांक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गलनांक घट जाता है। शुद्ध पदार्थ जो होता है उसमें कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक क्या हो जाता है? तो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं। मिश्र जो धातु होता है ना, उसका गलनांक जो होता है उसके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होता है? तो निम्न होता है, उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? द्रव जो है, द्रव से कोई चीज़ वाष्प में बदल जाता है तो उसको वाष्पन बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था को परिवर्तन को, अगर कोई ठोस है अगर डायरेक्ट वो द्रव में बदल जाता है तो उसे गलन कहते हैं, गलनांक कहते हैं, गलन बोलते हैं, गलन। दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? दाब जैसे ही प्रेशर बढ़ाने से तो उसका द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा, बर्फ का घट जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपद्रव्यों को मिलाने से द्रव्यमांक क्या होता है? तो द्रव्यमान घटता है। अपद्रव्यों को मिलाने पर द्रव्यमान घटता है। नेक्स्ट, पानी कब उबलता है? तो पानी जल का स्थितीय वाष्प दाब, वातावरणीय दाब के बराबर होता है, तो वातावरणीय दाब के बराबर होता है। जल का स्थितीय दाब, जब जल का स्थितीय दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है तो पानी क्या होता है? पानी उबलने लगता है। इसके बाद हम चलेंगे, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट होता है 273.16 केल्विन होता है, 273.16 केल्विन होता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु 273.16 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होता है? कोई द्रव है, मान लीजिए पानी है, उसका वाष्पीकरण होता है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? उसका टेम्परेचर घटेगा, वाष्पीकरण होगा, यानी पानी गर्म करके उसको ठंडा उसको रख दिया जाए तो वाष्पीकरण होने लगेगा। वह जैसे वाष्पीकरण होगा तो उसका पानी भी धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा, घटेगा, उसका टेम्परेचर घटते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वह ताप जिस पर बर्फ है, पानी वाष्प संतुलन में रहता है, क्या कहा जाता है? तो संतुलन में रहता है उसे क्या कहा जाता है? इसका कट गया है दोस्तों, आप देखें, इसका 4 नंबर उत्तर होगा। चलिए, इसके बाद है वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है जी? तो वायुमंडल पर निर्भर, वाष्पीकरण की दर वायुमंडल पर निर्भर, द्रव के टेम्परेचर पर निर्भर करती है, द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर करती है तथा द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है, तथा वाष्पीकरण की दर जो होती है ना वायुमंडल पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक समय लगेगा। चावल को पकाने में माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक समय लगेगा। इसमें ऑप्शन दिया है समुद्र तट पर, इसमें भी कम समय लगेगा। शिमला में समुद्र की गहराई पता था, माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है उपयुक्त सभी कारकों पर। निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर द्रव के टेम्परेचर पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर, वायु के ताप पर तथा उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जल का क्वथनांक, जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। जल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, क्वथनांक होता है, जल के खुली सतह के ऊपर के प्रेशर पर निर्भर करता है, ऊपर के सतह पर निर्भर करता है। जल की खुली सतह के ऊपर प्रेशर पर, ऊपर के प्रेशर पर निर्भर करता है, ऊपर के प्रेशर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊंची पहाड़ियों पर हिमताप क्यों होता है? तो ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? सॉरी, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात जो होता है ना, हिमपात वह क्यों होता है? तो क्योंकि ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात हिमांक से कम होता है। हिमांक से तापमान जो होता है ना, तापमान जो होता है ना, हिमांक से कम होता है, अतः जल वाष्पन बर्फ बन जाती है, जल वाष्पन बर्फ बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्वतों पर आच्छादित हिम, पर्वतों पर आच्छादित यानी पर्वत जो होता है ना, उस पर आच्छादित जो बर्फ होता है, सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? तो यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है, इसलिए एक साथ नहीं पिघलता है। सूर्य से जो ऊष्मा मिलती है ना, उसको एक साथ नहीं मिलती है, तो उसको ना सूर्य से ऊष्मा आती है, उसको परिवर्तित कर देता है, इसलिए एक साथ नहीं पिघलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद देखेंगे, किसी पहाड़ की चोटी पर जल अपेक्षाकृत कम दाब पर ही उबलने लगता है। सबसे कम दाब पर ही जल क्या होता है? उबलने लगता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वायुमंडलीय दाब कम रहता है, इसलिए जल जल्दी उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तेज हवा वाली रात जो होता है, तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती, इसका कारण क्या है? तो वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। वाष्पीकरण जो होता है ना, उसकी दर जो होता है, उसका रेट होता है, तेज हो जाती है, इसलिए तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है। चलिए इसके बाद देखेंगे, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है। तो बाह्य ताप पर, मिट्टी के जो घड़ा होता है तो उस पर पानी का ठंडा होना बाह्य ताप पर भी निर्भर करता है, वायु पर भी निर्भर करता है, तथा वायुमंडलीय आर्द्रता पर निर्भर करता है, उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्या कारण है? तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से क्या हो जाता है? बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो होता है ना, वो घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? बर्फ पर स्केटिंग जो किया जाता है, राफ्टिंग किया जाता है, स्केटिंग, वह क्या प्रदर्शित करता है? दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक, टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? तो घट जाता है, बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है? तो टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा, न घटेगा न बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका क्या कारण है भाई? तो क्वथनांक अधिक ताप पर होने लगता है। इसका क्वथनांक जो होता है ना, अधिक ताप पर होने लगता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। क्या? आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। इसका निम्न में से उपयुक्त क्या कारण है? तो पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पीकृत नहीं होता है। पसीना जो होता है ना, वह आर्द्रता के कारण वाष्पीकृत नहीं होता है, इसलिए मनुष्य जो होता है ना, आर्द्रता से परेशानी महसूस करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कह रहा है कि किसी द्रव का क्वथनांक उसके वाष्पन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? किसी द्रव का जो क्वथनांक होता है तो उसके पूर्व वाष्पन में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण हम बोलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहाड़ों पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित टेम्परेचर पर उबलने लगता है। तो कितना? तो पहाड़ों पर 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर ही उबलने लगता है। 100 से ज़्यादा नहीं कहेंगे, 100 से कम कहेंगे। 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर ही उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह उत्सर्जित या
वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन को रोकता है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, क्या कहलाती है? तो वह गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वही गुप्त ऊष्मा उसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। सॉरी, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को किसी ठोस पदार्थ के, कोई ठोस पदार्थ है और उसके एकांक, उसके कोई एक बिंदु पर स्थित द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? आवश्यक ऊष्मा को उस ठोस की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये फार्मूला है, परिभाषा है गुप्त ऊष्मा की कि गलनांक पर ठोस के द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कोई भी वहाँ पे पदार्थ जुड़ा हो तो उसे, ठोस है तो ठोस की गुप्त ऊष्मा है, द्रव है तो द्रव की गुप्त ऊष्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितना होती है? भाप जो होता है बर्फ़ की होती है, बर्फ़ के गलन की 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है और भाप की होती है 536 कैलोरी गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए भाप से जल्दी हाथ जलता है। 536 कैलोरी प्रति ग्राम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत, क्वेश्चन आ गया, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से कम, क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा 536 होती है, ज़्यादा होती है। वहीं पे हम देखेंगे, वहीं पे बर्फ़ की 80 होती है और कहाँ भाप की 536 होती है इसलिए हाथ जलता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है क्या? तो प्रथम नियम से ऊर्जा संरक्षित होता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम बोलता है कि ऊर्जा का न तो क्षय होता है, न तो इसका सृजन किया जा सकता है, इसलिए यह संरक्षित रहता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से की जाती है? तो आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से की जाती है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से की जाती है। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से की जाती है। रुदस्म परिवर्तन, एडियाबैटिक चेंज इसको बोलते हैं, हम लोग इंटर साइंस में पढ़े हुए थे। रुदस्म परिवर्तन क्या है? तो ऊष्मा परिवर्तित रहती है। उधर रुदस्म परिवर्तन जो होता है ना, इससे क्या होता है? तो उसे ऊष्मा परिवर्तित रहते हैं। रुदस्म परिवर्तन से ऊष्मा परिवर्तित रहती है। रुदस्म परिवर्तन से ऊष्मा परिवर्तित रहती है। चलिए, इसमें थोड़ा बचा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। समतापीय परिवर्तन, समतापीय आइसोथर्मल चेंज में ताप अपरिवर्तित रहती है। समतापीय परिवर्तन में आइसोथर्मल चेंज में ताप क्या रहती है? तो ताप अपरिवर्तित रहती है। ताप अपरिवर्तित रहते हैं। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है तो एक समान तापमान बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, फ्रिज में थर्मोस्टेट का क्या काम है? तो एक समान टेम्परेचर को बनाए रखता है। फ्रिज में थर्मोस्टेट का वही काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ताप संरक्षण की अवधारणा की पूर्ति करता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ताप संरक्षण की, टेम्परेचर को रिजॉल्व करने की अवधारणा की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य की सतह का ताप टेम्परेचर कितना होता है? तो 6000 के होता है। 6000, सूर्य की सतह का टेम्परेचर 6000 के होता है। 6000 के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो नमक में जैसे मिलाएंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा जबकि जमाव बिंदु घट जाएगा। क्वथनांक बढ़ता है तथा क्वथनांक बढ़ जाता है तथा जमाव बिंदु घट जाता है। क्वथनांक बढ़ जाएगा तथा जमाव बिंदु क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है। गर्म जो मौसम होता है उसमें पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। क्योंकि क्या होता है
क्योंकि हमारा पसीना जो होता है ना वह तेज़ी से वाष्पीकृत, हमारा पसीना गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम इसलिए महसूस होता है कि हमारा पसीना जो होता है ना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, तो हमको अच्छा अनुभूति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कमरों को ठंडा किया जा सकता है तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरों को ठंडा किया जा सकता है। तो पानी बहाने से, रसोई गैस से, ठोस पिघलने से, संपीड़ित गैस के पिघलने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताप अस्थाई स्थिर बनाए रखने का एक साधन है, क्या है? तो टेम्परेचर है। ताप अस्थाई स्थिर बनाए रखने का साधन क्या है? तो टेम्परेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड ताप का दोगुना होता है? सेंटीग्रेड ताप का कौन सा बिंदु है जिस पर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर तो होता है ना सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट दोगुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन तापमान को स्थिर रखता है। तापमान को क्या रखता है? तो स्थिर रखता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन जो होता है ना तापमान को स्थिर रखता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन तापमान को स्थिर रखता है। अशुद्धियों का कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो अशुद्धि जैसे द्रव में मिला दिया जाता है तो उसका क्वथनांक जो होता है ना वह बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? तो सेल्सियस में बताएंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, इसका कारण क्या है भाई? इसका कारण है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। अधिक जब दबाव पड़ता है, क्योंकि ढक्कन बंद रहता है, अधिक दबाव पड़ता है तो उबलते पानी जल्दी से उबलने लगता है, जिसके चलते सीटी मार देता है जल्दी। गर्म करने से विस्तारण, गर्म करने से विस्तारण क्या होता है? तो पदार्थ का घनत्व तो घटा देता है। गर्म करने से विस्तारण, पदार्थ के जो घनत्व तो होता है ना वह क्या करता है? घटा देता है। जैसे लोहे को गर्म करें ना तो उसका घनत्व से क्या हो जाएगा? घट जाएगा, वह लचीला हो जाता है, जिसके चलते उसका घनत्व को घट जाता है। चलिए थोड़ा सा और क्वेश्चन है इसमें देखेंगे। गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना आरामदेह होता है क्योंकि ये अपने क्या कारण है? तो इसका कारण यह है कि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। इसलिए गर्मी में राय दिया जाता है कि उजला कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि सूर्य से जो भी किरण आती है तो कपड़ा पर पड़ती है तो कपड़ा क्या करता है? रिटर्न कर देता है, जिसके चलते हमें क्या महसूस होता है? ठंडा महसूस होता है। और गर्मी में काला कपड़ा पहनने की सलाह इसलिए दी जाती है तो काला कपड़ा होता है ऊष्मा का अवशोषक होता है। जैसे सूर्य से गर्मी आएगा, चाहे किसी भी स्रोत से गर्मी आता है तो वह अवशोषित करता है, जिसके चलते क्या होता है? अवशोषित करता है और शरीर के टेम्परेचर को अंदर से रोके रहता है, जिसके चलते क्या होता है? जिसके चलते हमें राहत महसूस होता है ठंडी में। यही कारण है कि अधिकांशतः जैकेट ब्लैक कलर का ही आता है, खास करके नमूना लोग उजला कलर फैशन में पहनते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका क्या कारण है? तो वही क्वेश्चन है, बार बार पूछ रहा है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, यही कारण है। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या करता है? किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित रहो। थर्मोस्टेट क्या है? थर्मोस्टेट वही होता है भाई, और उजला फोम का जो होता है ना वही वो तापमान को नियंत्रित रखता है। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से 4 गो दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट सही पर आएंगे। सही कह रहा है कि एयर कंडीशन जो होता है ना, एयर कंडीशन का आर्द्रता नियंत्रित करता है। एयर कंडीशन, एयर के एसी उसको बोलते हैं, एसी आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर नियंत्रित नहीं करता है। वो कूलर जो होता है ना आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है, वह डायरेक्ट पानी को वाष्पीकृत करके फेंक देता है। और एयर कंडीशन जो होता है ना, एयर एसी जो होता है वह नियंत्रित कर देता है, वह केवल ठंडा हवा ही प्रस्तुत करता है। इसके बाद देखेंगे एक थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह क्या कहता है? पूर्ण विकिरण यानी पायरोमीटर कहते हैं। 200 डिग्री थर्मामीटर, देखिए हम बताए थे शुरू में कि पायरोमीटर से अधिक टेम्परेचर, सबसे उच्च टेम्परेचर मापा जाता है। उच्च टेम्परेचर मापने की इकाई है पायरोमीटर। इसलिए जैसे ही 200 डिग्री सेल्सियस मापना हो, क्योंकि मनुष्य का तो 37 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है, इसलिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। तो क्योंकि नॉर्मल होता है, और जैसे ही 200 डिग्री 400 डिग्री
डिग्री 500 डिग्री जाता है तो उसे पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, याद रखें, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर से मापा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे, जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो कुरकुरे हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? और जब सिले बिस्कुट जो होता है ना, फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है तो कुरकुरे हो जाते हैं, तो इसका कारण हम देखते हैं। सिले है, इसके कारण होता है कि फ्रिज के अंदर जो होता है ना, आर्द्रता कम होती है यानी ठंडी रहती है, और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषण हो जाती है। नमी जो होता है ना, आर्द्रता कम रहती है। जैसे हम बिस्कुट को डालेंगे, सील बिस्कुट को डालेंगे तो उसमें जितना पानी की मात्रा होगा ना, आर्द्रता सारा खींच लेगा। जैसे खींचेगा तो क्या होगा? कुरकुर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक क्यों रखा करती है, गर्म क्यों रखा करती है? क्योंकि 2 कमीजों के बीच वायु के प्रतिरोधी के माध्यम के रूप में काम करता है, इसलिए दोनों के बीच में बना रहता है। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है? तो जल की ऊष्मा धारिता अधिक है, जल की। इसके बाद यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो जाती है तो अपेक्षाकृत आर्द्रता क्या हो जाती है? टेम्परेचर किसी स्थान पर, मान लीजिए यही स्थान है, यहाँ पे टेम्परेचर वृद्धि हो जाएगी, टेम्परेचर वृद्धि हो जाएगी तो यहाँ पे आर्द्रता क्या हो जाएगी? आर्द्रता घट जाएगी। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे 2-4 क्वेश्चन और है। इसके बाद हमारा हीट क्वेश्चन, ऊष्मा ख़त्म हो जाएगा, ध्वनि की तरफ चलेंगे। सेल्सियस में ताप का कौन सा तापक्रम 300 के केल्विन के बराबर होता है? तो सेल्सियस में सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना, वह 300 केल्विन के बराबर होता है। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी द्रव की 1 ग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में होती है तो इसे अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। 1 ग्राम, जहाँ एक छोटा सा बिंदु आ जाए तो उसे गुप्त ऊष्मा का दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम टोटल हीट से 166 क्वेश्चन कवर किए, और इसके बाद हम ध्वनि की ओर चलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धैर्य बनाएं, और मेरा वीडियो 1 घंटा 30 मिनट का हो चुका। तब तक के लिए यहीं पे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।